अपठित का शाब्दिक अर्थ पर क्या है? जिसे पहले पढ़ा ना गया हो, उसका जो मूल भाव है वह क्या है ये समझना है। यही बहुत जरूरी है कि अपनी ओर से बढ़ा चढ़ाकर कुछ भी वहां पर आपको लिखना नहीं चाहिए। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, विद्याश्रम पीयू कॉलेज में हिंदी लेक्चरर हूं। आज हम प्रथम पीयूसी की हिंदी पाठ्यक्रम से जो चतुर्थ सोपान है, व्याकरण तथा रचना भाग जो है, उसमें से जो अपठित गद्यांश है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, आपको तो पता ही है जो अपठित गद्यांश है वो जो है आपके लिए 5 अंक के लिए अपठित गद्यांश से जो है यहाँ पर 5 प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, उसका जो यहाँ पर उत्तर जो है आपको लिखना है। तो आइए, अपठित गद्यांश क्या है और उसका उद्देश्य क्या है, उसे किस तरह यहाँ पर उसके उत्तर जो है लिखनी है, इसके बारे में से भी आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर पहले आपको किस तरह से यहाँ पर अपठित गद्यांश से संबंधित प्रश्न पूछेंगे, कैसे देंगे, उसको जानने से पहले हमें ये बात जानना बहुत ही जरूरी है कि अपठित गद्यांश क्या है। तो अगर हम ये देखेंगे कि अपठित गद्यांश क्या है, तो देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर अ मिलकर अपठित शब्द यहाँ पर बना है। तो अपठित का शब्द है यहाँ पर जिससे पहले जिसका पाठन ना किया गया हो, जिसको पहले पढ़ा ना गया हो करके। देखिए यहाँ पर अपठित शब्द का अर्थ है जिसे पहले पढ़ा ना गया हो। क्या है? पहले पढ़ा ना गया हो, अर्थात वो पाठ या संदर्भ गद्यांश जो छात्रों की आंखों के सामने पहले ना गुजरा हो, मतलब जो पाठ्य पुस्तक के पाठ के गद्यांश ना हो, उसे अपठित गद्यांश कहते हैं। तो अपठित गद्यांश किसे कहते हैं? अपठित का शाब्दिक अर्थ पर क्या है? जिसे पहले पढ़ा ना गया हो। अगर हम सिर्फ अपठित शब्द का शाब्दिक अर्थ को यहाँ पर देखेंगे तो उसका अर्थ आता है यहाँ पर जिसे पहले पढ़ा ना गया हो। तो यहाँ पर अपठित गद्यांश का जो अर्थ है यहाँ पर क्या है? जिस गद्यांश को, जिस पद्यांश हो या फिर गद्यांश हो, जो संदर्भ हो, उसे क्या है यहाँ पर पहले पाठ्य पुस्तक में जो देखा ना गया हो, जो छात्रों के आंखों से ना गुजरा हो। आंखों से ना गुजरा हो का अर्थ यहाँ पर क्या है? जो छात्र, छात्र का अर्थ यहाँ पर क्या है? स्टूडेंट्स। छात्र जो है यहाँ पर पहले अपनी पाठ्य पुस्तिका में, अपनी टेक्स्ट बुक में उस जो भी गद्यांश हो या फिर पद्यांश हो उसे नहीं देखा हो, उसके बारे में वहां नहीं जानते हो, उसको वहां पहले कभी नहीं पढ़ा हो, ऐसे जो यहाँ पर गद्यांश व पद्यांश रहते उसे हम यहाँ पर क्या है? अपठित गद्यांश। अगर वह पद्यांश है तो अपठित पद्यांश कहलाता है, गद्यांश है तो अपठित गद्यांश। मैंने यहाँ पर अपठित गद्यांश करके आपको इसीलिए दिया है ताकि आपकी प्रश्न पत्रिका में यहाँ पर अपठित गद्यांश से संबंधित ही प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर जो भी अनुच्छेद, एक अनुच्छेद जो है यहाँ पर आपको देते हैं, जो आपके जैसे अभी मैंने आपको समझाया कि आपकी पाठ्य पुस्तिका में, मतलब आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें वह जो गद्यांश है, वह जो पैराग्राफ है वो जो है वह नहीं रहती है, जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा हो, जिसने आपने पहले जो है एटलीस्ट आपकी टेक्स्ट बुक में तो नहीं देखा हो। ऐसे जो एक गद्यांश है, जो पैराग्राफ है, उससे क्या है आपको यहाँ पर आपकी प्रश्न पत्रिका में पूछा जाता है, उससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर अपठित गद्यांश से संबंधित कैसे कैसे प्रश्न जो है यहाँ पर अगर पूछे जा सकते हैं तो उसे हम देखेंगे। तो पहले तो क्या है, उसका सार लिखने के लिए पूछ सकते हैं अपठित गद्यांश देखकर, या फिर उसका भावार्थ लिखने के लिए पूछ सकते हैं, या फिर क्या है उसकी जो शीर्षक है उसे लिखने के लिए पूछ सकते हैं, या फिर उसके संबंधित प्रश्न देकर क्या है यहाँ पर उत्तर लिखने के लिए यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो इतने सभी जो है यहाँ पर अपठित गद्यांश से संबंधित जो है इतनी तरीके से यहाँ पर आपको प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आपको मतलब प्रथम पीयूसी के जो बच्चे हैं आप लोगों के लिए किस तरह इससे संबंधित प्रश्न पूछेंगे, आपको यहाँ पर जो है देखिए एक एक अंक के मतलब अपठित गद्यांश देंगे, एक अवतरण देंगे और उसको पढ़कर क्या है यहाँ पर आपको क्या करना है, वहां पर 5 प्रश्न देंगे, एक एक प्रश्न के लिए एक एक अंक, तो 5 अंक के लिए इस तरह से आपको प्रश्न देंगे, तो 5 उत्तर जो है आपको वहां पर लिखना है। तो ये सभी कैसे लिखना है, क्या है इसका जो निर्देश है, वो सभी क्या है हम आगे देखेंगे। तो उसको किस तरह लिखना है, क्या है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले हम ये जान लेंगे कि
ये से जो अपठित गद्यांश है आपकी प्रश्न पत्रिका में क्यों देते हैं, क्यों उसे आपको 5 अंक के लिए पूछा जाता है, क्यों पूछते हैं? उसके लिए एक उद्देश्य रहता है ना ऐसे पूछने के लिए भी। तो आइए पहले जो उद्देश्य है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए यहाँ पर अगर अपठित गद्यांश का जो उद्देश्य है उसे हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, छात्रों की बौद्धिक गहराई और पहुंच और पकड़ जो है यहाँ पर उसकी जो जांच है होती है। बौद्धिक गहराई, पहुंच और पकड़ मतलब क्या है, पर जो बौद्धिक क्षमता है उसकी जांच जो है इससे होती है। सामान्य ज्ञान एवं स्वतंत्र अध्ययन शक्ति की परीक्षा हो जाती है। क्या होती है यहाँ पर, एक तो यहाँ पर आपकी जो बौद्धिक क्षमता है, आपकी बौद्धिक क्षमता, आपकी जो बुद्धि शक्ति है उसका यहाँ पर जांच हो जाती है। और एक क्या है यहाँ पर, आप में कितना सामान्य ज्ञान मतलब जनरल नॉलेज है और कितनी आप में स्वतंत्र अध्ययन शक्ति, आप में स्वतंत्र अध्ययन शक्ति जो है कितनी है ये यहाँ पर जो है पता चल जाती है। देखिए जो पाठ्य पुस्तक में रहती है उसे तो यहाँ पर जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं आप क्या है पर पहले उसे आपको पढ़ाया होता है, उसके बारे में आपको यहाँ पर समझाया जाता है, बाद में नोट्स भी देते हैं, उसमें आप प्रश्नोत्तर पढ़ते हो, बाद में वहां पर लिखते हो। तो आपकी बुद्धि शक्ति की एक पुस्तक हो या फिर एक अवतरण हो या फिर एक अपठित गद्यांश हो, एक उसे पढ़कर आप कितना समझ सकते हो खुद से। देखिए इसीलिए स्वतंत्र अध्ययन शक्ति करके यहाँ पर दिया गया है, मतलब आप खुद से किसी को भी पढ़कर, किसी भी गद्यांश को पढ़कर यहाँ पर आप कितना समझ सकते हो खुद से, और उसके संदर्भ में जब प्रश्न पूछेंगे तभी तो उसका यहाँ पर क्या है जांच होगी ना, कितना आप समझ सकते हो और कैसे उत्तर लिखेंगे। तो यहीं पर जो है आपकी जो बुद्धि शक्ति है यहाँ पर समझ में आती है, और उसके साथ साथ आपके जो सामान्य ज्ञान है उसका भी यहाँ पर परख जो है हो जाती है। तो इसीलिए जो है आपकी पाठ्य पुस्तक में यहाँ पर क्या है अपठित गद्यांश जो है पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर बच्चे जो है, जो छात्र है, जो स्टूडेंट्स है, वो कभी पहले उसको नहीं देखा होता है उन लोगों ने, तो जब वह पहली बार देखते हैं, पढ़ते हैं, वो किस तरह से समझते हैं उसको, वह कितनी हद तक उसे समझ पाते हैं और कितनी अच्छे से वहां उन प्रश्नों को हल करते हुए यहाँ पर उत्तर लिखते हैं, जबकि उत्तर भी सामने ही रहता है। ऐसे संदर्भ में क्या है, उत्तर भी उसी अवतरण में मतलब जो गद्यांश रहता है उसी में रहता है। तो कैसे आप उसे पढ़कर, कैसे समझकर, कैसे उन प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर दोगे, तो ऐसे में आपकी बुद्धि क्षमता का यहाँ पर क्या है जो परीक्षा है हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर आपको ये दिया जाता है। और एक बात देखिए यहाँ पर, ये एक तरह से जो है आप लोगों के लिए बौद्धिक और मानसिक क्या है व्यायाम है, हम ये कह सकते हैं। बौद्धिक और मानसिक व्यायाम है, हम ये बात जो है इस संदर्भ में यहाँ पर कह सकते हैं, ताकि वहां पर आप अपनी बुद्धि को जो है यहाँ पर काम देते हो, और उसके साथ साथ उसके जो भाव है उसे समझने के लिए मन को भी थोड़ा सा यहाँ पर काम देना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या है, बुद्धि और मन मतलब बौद्धिक शक्ति और मानसिक शक्ति के लिए एक तरह की व्यायाम होते हैं ये अपठित गद्यांश। तो इसीलिए यहाँ पर इन कारणों से आपकी बौद्धिक क्षमता, आपकी बुद्धि शक्ति और आप किस तरह से किसी भी विषय को पढ़कर समझ सकते हो, और आपका सामान्य ज्ञान कितना है, आपकी स्वतंत्र अध्ययन शक्ति कितनी है, आप खुद से कैसे यहाँ पर किसी भी प्रश्न का उत्तर कर सकते हो, ये सभी यहाँ पर जो परख है मतलब इसकी परीक्षा जो है यहाँ पर असल में यही पर आपकी होती है। मगर बहुत ही आसानी से यहाँ पर आप 5 अंकों का प्राप्ति जो है कर सकते हैं। तो इसीलिए अभी उद्देश्य आपको अगर समझ में आ गया है तो बहुत ही अच्छे से यहाँ पर आप उसे लिख सकते हो। देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना है कि क्या है, यहाँ पर आपको जो नियम है उसे अगर समझ लेंगे, मतलब अपठित गद्यांश को लिखने के लिए जो है यहाँ पर कुछ सामान्य निर्देश जो है अभी हम देखेंगे, तो वहां पर आपको स्पष्ट हो जाएगा। अभी आपको यह स्पष्ट हो गया कि अपठित गद्यांश मतलब क्या है, जिसे पहले पढ़ा नहीं जाता है, और क्या है पहली बार जब आप उसे देखते हो और खुद से पढ़कर खुद से उसका क्या है यहाँ पर खुद से उसको आप समझ कर क्या है वहां पर प्रश्नों का उत्तर लिखते हो, और बाद में क्यों दिया जाता है ये इसका जो उद्देश्य मैंने अभी आपको समझाया। अभी आइए उसका जो निर्देश है, निर्देशन क्या है, किस तरह यहाँ पर हमें
अपठित गद्यांश जो रहते हैं उनको पढ़ना है और किस तरह यहाँ पर उनके प्रश्नों का उत्तर लिखना है, ये सभी उसके जो निर्देश है, सामान्य निर्देश है, उनके अंतर्गत हम देख सकते हैं। तो पहला तो क्या है, यहाँ पर मूल अवतरण को कम से कम 3 बार पढ़ना चाहिए। अपठित गद्यांश के मूल भावों को पहले समझना चाहिए। मूल भावों, शब्दों तथा विचारों को रेखांकित करना चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले जो है यहाँ पर आपको जो अपठित गद्यांश आपको दिया जाता है आपकी प्रश्न पत्रिका में, आपके क्वेश्चन पेपर में जो रहती है, उसे क्या है, कम से कम 2-3 बार तो आपको पढ़ना है। अगर ठीक है 1 बार पढ़ेंगे फिर 2 बार पढ़ेंगे, उतने में ही आपको जो है यहाँ पर उसके जो मूल भाव है वह समझ में आ गया तो ठीक है। मतलब कम से कम 2-3 बार आपको उसे पहले क्या है अच्छे से पढ़ना है और पढ़कर क्या करना है, आपको उसका जो मूल भाव है वह क्या है ये समझना है। यही बहुत जरूरी है, उस अपठित गद्यांश का मूल भाव क्या है ये समझना है, ये बहुत ही जरूरी है। और फिर उसके बाद क्या करना है, उसके भाव, शब्द और तथा विचारों को, मतलब जो भी बहुत ही प्रमुख, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो भाव हो या फिर जो शब्द है या फिर कोई विचार है, तो उस पर आपको रेखांकित जो है यहाँ पर अंडरलाइन जो है कर लेनी चाहिए। तो ये सभी आपको यहाँ पर करना है। बाद में क्या करना है, आपको प्रश्नोत्तर लिखते समय मूल गद्यांश में दिए गए शब्दों का ही यथासंभव प्रयोग करना चाहिए। सभी प्रश्नों के उत्तर सरल और संक्षिप्त हो। सभी प्रश्नों के उत्तर मूल अवतरण, मतलब जो मूल गद्यांश रहते हैं में ही यहाँ पर ढूंढना चाहिए। उत्तर लिखते समय अपनी ओर से बढ़ा चढ़ाकर लिखना या अतिरिक्त उदाहरण देना नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या है, पहले तो क्या है, आपको लिखते समय जो है मूल गद्यांश में दिए गए शब्दों का ही यथासंभव प्रयोग करना चाहिए। जब आप उन प्रश्नों का उत्तर लिखते हो, जब आप अपठित गद्यांश से संबंधित जो प्रश्न रहते हैं उनका यहाँ पर उत्तर लिखना चाहते हो, तो क्या है यहाँ पर जैसे ही जो शब्द या फिर जो वाक्य वहां पर दिया गया होता है वही शब्दों का प्रयोग यहाँ पर आपको करना है। यथासंभव, देखिए ध्यान दीजिए, यथासंभव मतलब क्या है, जितना हो सकता है उतना वहां पर वैसे के वैसे ही जो है उत्तर लिखने की कोशिश जो है आपको करनी है। तो यहाँ पर क्या पहले आपको इससे भी पहले आपको क्या करना है, जितने भी प्रश्न, पहले तो आप अपठित गद्यांश को पढ़ लोगे 2-3 बार, जब तक आप उसकी जो भाव है उसे समझ नहीं पाते, उसका जो सार है वह समझ नहीं पाते। तो उसके बाद समझ में आने के बाद आप क्या करेंगे, पहले जो भी प्रश्न रहते हैं ना उनको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। आपको एग्जाम्पल के लिए आपकी प्रश्न पत्रिका में तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ 5 प्रश्न जो है यहाँ पर 1-1 अंक के लिए पूछेंगे। तो यहाँ पर वो जो 5 प्रश्न रहते हैं उसे पहले अच्छे से पढ़ना चाहिए। उसके बाद क्या है, यहाँ पर आपको उसका जो उत्तर है लिखने की कोशिश करनी चाहिए। तो उत्तर लिखते समय यहाँ पर पहले जो है यहाँ पर आपको वह जैसे मूल अवतरण में, मतलब जो गद्यांश यहाँ पर आपको दिया गया होता है उसी में यहाँ पर क्या करना है, जो उत्तर है ढूंढकर आपको लिखना है। उसके बाद क्या करना है, सभी प्रश्नों के उत्तर सरल और संक्षिप्त होनी चाहिए। देखिए 1-1 अंक के लिए यहाँ पर आपको पूछते हैं तो उत्तर जो है यहाँ पर बहुत ही सरल और संक्षिप्त जो है होनी चाहिए। और उसके बाद सभी प्रश्नों के उत्तर मूल अवतरण में ही ढूंढना चाहिए, मतलब जो गद्यांश रहता है, जो अपठित गद्यांश जो है आपको प्रश्न पत्रिका में आपको दी गई होती है उसी में यहाँ पर क्या है आपको लिखना है, उसी में जो है उत्तर रहती है और उसी में आपको ढूंढकर उसी से आपको उत्तर जो है लिखना चाहिए। फिर जो है उत्तर लिखते समय अपनी ओर से, उत्तर लिखते समय अपनी ओर से क्या है, बढ़ा चढ़ाकर वहां पर कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। समझ लीजिए किसी विषय के बारे में आपको दी गई है तो ऐसे में क्या है, आपको लगता है वहां पर भी उत्तर ढूंढोगे, फिर उसके बाद आप अगर अपनी ओर से कुछ उसमें मिलाकर लिखना चाहते हो या फिर कुछ बड़ा चढ़ाकर वहां पर लिखना चाहते हो तो आप वहां पर ऐसे लिख नहीं सकते हो, ये गलत होगा। वह जितना यहाँ पर प्रश्न के लिए जितना उत्तर उस अवतरण में होती है ना, उस अपठित गद्यांश में होती है ना, ऐसे ही उतना ही उत्तर जो है आपको ऐसे कैसे ही यहाँ पर आपको लिखना चाहिए। देखिए ये बहुत ही अच्छे से याद रखिए कि अपनी ओर से बढ़ा चढ़ाकर कुछ भी वहां पर आपको लिखना नहीं चाहिए, ये बहुत ही अच्छे से याद रखिए। जितना पैराग्राफ में, जितना यहाँ पर क्या है अपठित गद्यांश में दिया होता है उतना ही उत्तर आपको चुनना है और पहले सोचना फिर चुनना, उसके बाद उतना ही यहाँ पर उत्तर जो है देना है। फिर
उत्तर देने से पूर्व प्रश्नों को भी ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। यदि अपठित गद्यांश के भावार्थ या सारांश लिखने के लिए पूछा जाए तो वह मूल का आधा या एक तिहाई होना चाहिए, भाषा मौलिक होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो है ये एक बात, उत्तर देने से पूर्व प्रश्नों को भी ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। उत्तर देने से पहले ही क्या है, जब आप अपठित गद्यांश को पढ़ लेते हो तो प्रश्नों को भी अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो तभी जाकर आप सोच सकते हो कि इस प्रश्न के लिए उत्तर क्या है करके आप सोचकर वहां पर लिख सकते हो। और एक बात यहाँ पर देखिए, अपठित गद्यांश के अगर भावार्थ पूछे, अपठित गद्यांश के भावार्थ या फिर सारांश पूछे तो क्या है यहाँ पर, उस मूल जो अवतरण मतलब जो मूल गद्यांश रहता है उसके आधा या फिर एक तिहाई ही क्या है यहाँ पर आपको उसके उत्तर में लिखना है, ज्यादा आपको नहीं लिखनी है। देखिए ये बात जो है यहाँ पर आपकी पाठ्यक्रम में मतलब आप लोगों की प्रश्न पत्रिका में जो है ऐसे जो प्रश्न है नहीं पूछेंगे, मतलब सार या फिर क्या है यहाँ पर भावार्थ लिखने के लिए आपको नहीं पूछेंगे। आपको जैसे मैंने कहा था 5 प्रश्न जो है वैसे ही आपको पूछेंगे। तो उसके बाद यदि रेखांकित शब्द के अर्थ लिखने के लिए पूछे तो वह प्रसंगानुकूल होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। देखिए क्या है, अगर कुछ शब्दों को आपके मूल अवतरण में मतलब जो गद्यांश जो है आपको वहां पर दिया हुआ होता है तो उसी में अंडरलाइन करके रेखांकित करके आपको उसका अर्थ लिखने के लिए अगर पूछेंगे तो क्या है, आपको प्रसंगानुकूल मतलब उस संदर्भ के अनुकूल, प्रसंग का अर्थ क्या है संदर्भ, तो उसी संदर्भ के उसमें भाव क्या है, उसका मूल भाव क्या है, किस संदर्भ में संबंधित यहाँ पर आपको जो है जो अपठित गद्यांश वो दिया गया है, तो उस वह सिचुएशन क्या है उसे के अनुसार उसी संदर्भ के अनुसार आपको उस एक शब्द का जो है अर्थ यहाँ पर आपको उत्तर में लिखना है। क्योंकि कभी कभार क्या हो जाता है एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ यहाँ पर निकल सकते हैं, इसीलिए फिर आपको क्या करना है, यदि शीर्षक देने के लिए कहा जाए तो पहले उसके केंद्रीय भाव की खोज करना चाहिए। दिए गए गद्यांश के आरंभ या अंत में ही शीर्षक छिपा होता है। देखिए ये याद रखिए, यदि आपको यहाँ पर जो शीर्षक है गद्यांश देते हैं तो उसको एक क्या है एक अच्छा शीर्षक जो है यहाँ पर आपको लिखने के लिए पूछेंगे प्रश्न, तब आपको क्या करना है यहाँ पर पहले तो जो अपठित गद्यांश है जो मूल अवतरण है उसको पहले अच्छे से पढ़ना है, उसके मूल भाव को समझने के बाद फिर आपको क्या करना है यहाँ पर जो शीर्षक है पर देखिए गद्यांश के प्रारंभ में या फिर अंत में ही कहीं पर क्या है वो जो शब्द जो है हमें शीर्षक के लिए वहां मिलता है, वो जो शब्द है गद्यांश के आरंभ में या फिर अंत में ही हमें वो शब्द उसी गद्यांश में ही मिलती है। इसीलिए पहले मूल भाव को समझना बहुत ही जरूरी है, तो उस मूल भाव के अनुसार उस शब्द को चुनकर शीर्षक के रूप में हम वहां पर लिख सकते हैं। शीर्षक अत्यंत संक्षिप्त और सरल हो, फिर क्या करना है जो भी शीर्षक हम वहां पर लिखते हैं वो बहुत ही संक्षिप्त छोटा और बहुत ही सरल जो है होनी चाहिए, क्लिष्ट कर वहां नहीं रहनी चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर ये सभी अगर बात जो है आप ध्यान में रखेंगे तो इस तरह से यहाँ पर जितनी भी जो अंश है या फिर जो पॉइंट्स है यहाँ पर आपको बताया गया भी उन सबको आप अगर ध्यान में रखोगे तो जब आपकी प्रश्न पत्रिका में आपको अपठित गद्यांश पूछेंगे तो बहुत ही आसानी से जो है उनका उत्तर आप दे सकते हो। कैसे, देखिए एक तो जैसे आपको बताया गया कि पहले भावार्थ को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद उसे समझना है मूल भाव को, फिर उसके बाद प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना है, फिर बाद में क्या है पर उत्तर जो है आपको लिखते जाना चाहिए। और रही जो शीर्षक की बात और उसके बाद यहाँ पर क्या है उसकी जो सार या फिर भावार्थ को पूछने की बात तो आपको वहां पर अभी नहीं पूछेंगे, ये आपको जो है आगे जाकर ये जो बात है ये आपके लिए इससे सहायता हो सकती है। तो फिलहाल तो ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है बहुत ही सरलता पूर्वक यहाँ पर प्रश्न पूछेंगे, बहुत ही आसानी से यहाँ पर गद्यांश जो है देंगे। देखिए यहाँ पर थोड़े सी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, उतना ही उस संदर्भ में क्या है यहाँ पर आप में एकाग्रता होनी चाहिए, गद्यांश के मूल भाव को समझना चाहिए।
तो आइए इन सभी जो भी अंश है इनको अच्छे से याद में रखिए और ये बात बहुत ही अच्छे से याद में रखिए कि उन प्रश्नों का उत्तर देते समय आपको ऊपर से आपकी तरफ से जो है यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर कुछ भी नहीं लिखना है। उस अनुच्छेद में, उस पैराग्राफ में जो अपठित गद्यांश रहते हैं उसमें जो उत्तर रहता है, जितना रहता है उतना ही आपको लिखना है। यहाँ पर आपकी प्रश्न पत्रिका में किस तरह प्रश्न पूछेंगे यहाँ पर बताया है। देखिए, निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखे करके 5 अंक के लिए जो है यहाँ पर आपको प्रश्न पूछेंगे। कैसे पूछेंगे? निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़कर क्या है, उस पर आधारित जो प्रश्न दिए जाते हैं उनका उत्तर लिखे करके 5 अंक के लिए पूछेंगे। आइए कैसे यहाँ पर उसका जो उत्तर है लिखना है क्या है करके अभी हम देखेंगे। देखिए, पहले जैसे मैंने कहा आपको जो यहाँ पर अनुच्छेद है उसे अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। ईश्वर ने संसार के सारे रहस्य प्रकृति में छिपा कर रख दिए थे। मनुष्य ने अपने परिश्रम और प्रयत्न से उन रहस्यों पर से पर्दा उठा दिया। यह कहना गलत है कि मनुष्य संसार में अपना भाग्य लेकर आता है। वास्तव में वह अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है जो वह अपनी मेहनत से बनाता है। प्रकृति मनुष्य के भाग्य से डरकर नहीं बल्कि इसके परिश्रम से हार मानती है। जो लोग भाग्य पर विश्वास करते हैं वे आलसी हैं। वास्तव में वीर और परिश्रमी व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बनाता है। देखिए, मैंने तो यहाँ पर सिर्फ एक ही बार पढ़ा है, मगर आपको क्या करना है वहां पर 1-2 बार या फिर जब तक आपकी इसको जो मूल भाव है वह समझ में नहीं आता है तब तक आपको पढ़ना चाहिए मन में ही। एग्जाम हॉल में बैठकर ऐसे जोर से मत पढ़िएगा, ठीक है। एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर लीजिए, आपके सामने रखिए, मन में 2-3 बार पढ़ना चाहती हो तो पढ़िए। अगर एक ही बार में आपको सब समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, अभी मैंने ये जो यहाँ पर अपठित गद्यांश या फिर अनुच्छेद जो मैंने अभी पढ़ी यहाँ पर, तो इससे मुझे ये पता चल रहा है, इससे मुझे ये भाव मुझे समझ में आ रही है कि यहाँ पर जो है परिश्रम की मेहनत की जो महत्व है वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी भाग्य पर मतलब क्या है, आपकी भाग्य पर यहाँ पर भरोसा करके मत बैठना चाहिए। मुझे यहाँ पर ये भाव समझ में आ रही है, ये बात मुझे इस गद्यांश को पढ़ने पर समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, भाग्य पर बैठकर क्या है, सब भाग्य का खेल है ऐसे सोचकर हमें चुप नहीं बैठना है, बल्कि क्या है, भाग्य तो मनुष्य क्या है, वह उसका खुद निर्माता, अपने भाग्य का निर्माता, मतलब उसे कौन बनाता है, खुद मनुष्य ही बनाता है। कैसे? अपनी परिश्रम और मेहनत से, कड़ी मेहनत से वह इस सभी बनाता। उसके जीवन में जो भी होती है पर उसका जिम्मेदार वह खुद होता है। देखिए, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक बात देखिए, ईश्वर ने सारे संसार के सारे रहस्य जो है प्रकृति में छिपा कर रख दिए थे। फिर क्या है, मनुष्य ने अपने परिश्रम और प्रयत्न से उन सारे रहस्यों पर से पर्दा जो है उठा दिया है। फिर ये कहना गलत है कि मनुष्य संसार में अपना भाग्य लेकर आता है। बहुत लोग ये कहकर चुप हो जाते हैं कि सिर्फ मेरा भाग्य जो है इतना ही था, मेरा भाग्य इतना ही था, मेरे भाग्य में इतना ही लिखा था, मेरे भाग्य में यही लिखा था। ऐसे बहुत सारे लोग भाग्य पर क्या है बोलकर वहां चुप बैठ जाते हैं हाथ बांधकर, मगर ये गलत है। यहाँ पर क्या है, इस जो भी गद्यांश है इससे यहाँ पर ये पता चलती है कि भाग्य के भरोसे चुप बैठना गलत बात है, क्योंकि मनुष्य जो भी बनता है वह उसके खुद के परिश्रम से, उसके मेहनत से वह बनता है। ऐसे जो लोग भाग्य पर विश्वास करते हैं वह लोग आलसी होते हैं। इसलिए देखिए यहाँ पर क्या है, वास्तव में वीर और परिश्रमी व्यक्ति क्या है, अपना भाग्य स्वयं बनाता है। वीर और परिश्रमी व्यक्ति, तो यहाँ पर वीरता और क्या है, परिश्रम की जो महत्व है इस गद्यांश से हमें पता चलती है। और एक बात यहाँ पर देखिए, प्रकृति मनुष्य के भाग्य से डरकर नहीं बल्कि उसकी परिश्रम से हार मान जाती है। तो ऐसे में परिश्रम की महत्वता क्या है, देखिए ऐसे वो हमारे भाग्य से नहीं बल्कि हम कितना एफर्ट यहाँ पर डालते, कितना परिश्रम, कितना मेहनत, हम कितना स्ट्रगल करते हैं, उसे देखकर ना प्रकृति हार मानती है। तो ऐसे में क्या है, मेहनत की जो यहाँ पर महत्व है बहुत ही ज्यादा है करके यहाँ पर कहते हैं। तो आइए अभी ये तो समझ लिए, पढ़ लिया, अभी
अभी जो गद्यांश है उसको पढ़ लिया और कुछ इंपॉर्टेंट जो बात है मतलब कुछ प्रमुख जो वाक्य है उन पर यहाँ पर रेखांकित भी कर लिया और मूल भाव भी समझ में आ गया। और उसके बाद अभी क्या है, जो प्रश्न है उनको पहले देखना है। क्या करना है, एक बार मूल भाव को समझने पर, एक बार यहाँ पर जो अनुच्छेद है उसे पढ़ के होने के बाद समझने पर, जो मूल भाव है उसे समझने पर क्या है, एक बार प्रश्न जो है उनको भी पढ़ना है। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर इस तरह से दिया गया, अपठित गद्यांश से संबंधित। पहले आपको प्रश्न पत्रिका में क्या करेंगे, अपठित गद्यांश देंगे और उसके बाद उसके नीचे ऐसे प्रश्न भी देंगे। देखिए, ईश्वर ने संसार के सारे रहस्य किसमें छिपाकर रख दिए थे? किसने अपने परिश्रम और प्रयत्न से रहस्यों पर से पर्दा उठा दिया? प्रकृति किससे हार मानती है? भाग्य पर विश्वास करने वाले लोग कौन होते हैं? अपने भाग्य का निर्माता कौन है? इस तरह से कुछ 5 प्रश्न जो है आपको दिया गया है। देखिए उदाहरण के लिए यहाँ पर मैं बोलती हूँ, देखिए ईश्वर ने संसार के सारे रहस्य किस में छिपाकर रख दिए थे। तो यहाँ पर हम अभी अनुच्छेद को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस अनुच्छेद के प्रारंभ में ही है, ईश्वर ने संसार के सारे रहस्य प्रकृति में छिपाकर रख दिए थे। तो पहला उत्तर हमें यहीं पर मिल गया, पहला उत्तर जो है हमें यहीं पर मिल गया। तो आपको ये पूरा वाक्य जो है ऐसे ही आपको लिखना है उस प्रश्न के उत्तर के तौर पर। तो पहला प्रश्न था, किसमें छुपा कर रखा था ईश्वर ने? तो यहाँ पर देखिए ईश्वर ने संसार के सारे रहस्य को प्रकृति में छिपा कर रखा था। अभी हम हमारा जो दूसरा प्रश्न है उसको देखेंगे। देखिए, किसने अपनी परिश्रम और प्रयत्न से रहस्यों पर से पर्दा उठा दिया? तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए मनुष्य ने, उत्तर क्या है यहाँ पर देखिए यहीं पर है, मनुष्य ने अपने परिश्रम और प्रयत्न से सारे रहस्यों पर से पर्दा उठा दिया। यहाँ पर मुख्य उत्तर, प्रमुख रूप से उत्तर क्या है, मनुष्य ने। मनुष्य ने यहाँ पर सारे जो रहस्य है अपनी परिश्रम से, मेहनत से उस पर से पर्दा उठाया है, ना कि भाग्य से। वही तीसरा प्रश्न, प्रकृति किससे हार मानती है? देखिए यहाँ पर और थोड़ा सा आगे जो है पढ़ते जाएंगे तो यह कहना गलत है कि मनुष्य संसार में अपना भाग्य लेकर आता है। उसके बाद वहां पर भी उत्तर जो नहीं है। तो उसके बाद देखिए भाग्य वह जो, देखिए वास्तव में मतलब असल में भाग्य को मनुष्य खुद यहाँ पर क्या है बनाता है, अपनी भाग्य को वह खुद जो है बनाता है। तो यहाँ पर देखिए आगे यहाँ पर आपको उत्तर है, क्या करके देखिए, प्रकृति मनुष्य के भाग्य से डरकर नहीं बल्कि उसके परिश्रम से हार मानती है। प्रकृति किससे हार मानती है? मनुष्य की परिश्रम से वह हार मानती है। तो वह भाग्य पर विश्वास करने वाले लोग कैसे होते हैं? अगर चौथा प्रश्न हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पर जो लोग भाग्य पर विश्वास करते हैं वे लोग आलसी हैं। आपको ऐसे ही यहाँ पर जो है इसका उत्तर जो है लिखना है। उसके बाद आता है 5वां प्रश्न, अपने भाग्य का निर्माता कौन है? देखिए वीर और परिश्रमी व्यक्ति अपना भाग्य खुद बनाता है। तो यहाँ पर आंसर आपको मिल गया। देखिए बहुत ही आसान, मतलब बहुत ही आसान से यहाँ पर आप क्या है उन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हो। कभी कभार आप उसकी जो मूल भाव है वहां समझ नहीं पाते हैं, पूर्ण रूप से उस भाव को समझ नहीं पाते हैं, फिर भी एक बार प्रश्न पढ़िए, एक बार पढ़ने पर उत्तर प्रारंभ से पढ़ते जाइए। जैसे मैंने अभी किया, पहले प्रश्न को प्रारंभ से पर देखती गई, फिर दूसरे प्रश्न को आगे ऐसे ही देखती गई। ऐसे आप देखते जाओगे तो बहुत ही आसानी से उस प्रश्न का जो उत्तर है आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर ईश्वर ने संसार के सारे रहस्य किस में छिपा कर रख दिए थे? ईश्वर ने संसार के सारे रहस्य प्रकृति में छिपा कर रख दिए थे। यहाँ पर अच्छा होता है कि जो भी यहाँ पर पर्टिकुलर आंसर रहता है, प्रमुख आंसर रहता है ना, उत्तर रहता है ना, उस पर आप क्या है इन्वर्टेड कॉमा जो है पर करके अगर आप लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहता है, इफेक्टिव रहता है। सिर्फ इस संदर्भ में नहीं, अपठित गद्यांश के संदर्भ में नहीं, हर एक प्रश्न जो है स्पेशली एक वाक्य के जो उत्तर यहाँ पर लिखे जाते हैं, बाद में 3 अंक के उत्तर के लिए भी यहाँ पर क्या है आपको कुछ प्रमुख जो विषय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बातें रहती है ना, उन पर यहाँ पर क्या है ऐसे इन्वर्टेड कॉमा जो है डालते हुए अगर आप उत्तर लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा होता है। देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न, किसने अपने परिश्रम और प्रयत्न से
रहस्य पर से, सारे रहस्य पर से पर्दा उठा दिया। देखिए, मनुष्य ने अपने परिश्रम और प्रयत्न से सारे रहस्य पर से पर्दा उठा दिया। प्रकृति किससे हार मानती है? प्रकृति मनुष्य के परिश्रम से हार मानती है। भाग्य पर विश्वास करने वाले लोग कैसे होते हैं? भाग्य पर विश्वास करने वाले लोग आलसी होते हैं। अपने भाग्य का निर्माता कौन है? वीर और परिश्रमी व्यक्ति क्या है? पर अपने भाग्य के स्वयं निर्माता है, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर जैसे कि तैसे, मतलब वीर और परिश्रमी व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बनाता है, वैसे भी आप लिख सकते हो। तो इस तरह से जो है यहाँ पर आपको उत्तर जो है लिखना है। तो ऐसे में आप लोगों को भी आप अभी ये सोच आ रही होगी कि अरे ये तो बहुत ही आसान है। हाँ, बहुत ही आसान है, मगर यहाँ पर जो है आपको जो है दो ज्ञान रहना बहुत ही जरूरी है। मतलब एक तो भाषा के संबंध में, ताकि आप उसको क्या है यहाँ पर अच्छे से पढ़ो। जब आप में वो भाषा ज्ञान रहती है तभी उसे आप अच्छे से समझ सकते हो। उसे अच्छे से समझने के बावजूद ही आप उन प्रश्नों के जो उत्तर है यहाँ पर दे सकते हो। तो इसीलिए क्या है यहाँ पर बहुत ही आसानी से ये 5 अंक जो है, मान लो कि आपके हाथ में ही है, आपके हाथ में ही है। तो अपठित गद्यांश क्या है और उसके उद्देश्य क्या है और उसके लिए सामान्य निर्देश क्या है, ये सभी आपने अभी देखा। और आपके प्रश्न पत्रिका में किस तरह से यहाँ पर उसके संबंध में प्रश्न पूछेंगे ये भी आपने देखा। देखिए, जिस तरह मैंने यहाँ पर पहले अनुच्छेद को पढ़ा, उसके बाद उसके भाव क्या है, किसके बारे में वहां पर बोल रहे हैं, किसके बारे में यहाँ पर क्या संदेश देना चाहते हैं। इस अनुच्छेद में यही संदेश या फिर इसका जो मूल अर्थ यही है कि भाग्य के भरोसे जो है पर हाथ बांधकर नहीं बैठनी चाहिए। मनुष्य खुद अपने भाग्य का निर्माता है, तो ऐसे में परिश्रम तो करना ही है, ताकि मनुष्य के परिश्रम, उसके मेहनत के सामने तो प्रकृति भी हार मान जाती है, क्योंकि प्रकृति ही सर्वशक्तिमान है, तो वही क्या है यहाँ पर हार मान जाती है करके। तो मनुष्य की यहाँ पर क्या है, जो परिश्रम है, जो धैर्य है, उसी के बारे में यहाँ पर तो इस गद्यांश में कह रहे हैं। ऐसे आपको क्या करना है, जो भी आपकी प्रश्न पत्रिका में गद्यांश दिए होता है पहले उसे पढ़िए, उसको पहले उसके जो अर्थ है, उसके जो भावार्थ है, फिर उसके जो सारांश है उसे अच्छे से समझ लीजिए, मूल भाव को समझ लीजिए। बाद में क्या है, प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर से क्या है, उत्तर जो है, जैसे मैंने स्टार्टिंग से पढ़ के गई ना, मैं ऐसे ही पढ़ते जाओ, उत्तर मिलते जाएगा। थोड़ा सा वहां पर टिक करके बाद में क्या है, आप उत्तर जो है वहां पर आप लिखते जा सकते हो। धन्यवाद।